नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका जीएस पाठशाला में। आज का जो अपना टॉपिक है वो बड़ा ही कह सकते हैं प्रेजेंट के सोसाइटी के साथ मिलता जुलता टॉपिक है, यानी प्रेजेंट के टॉपिक की समस्याओं का आपको रूट आज के इस टॉपिक में पता चलना है। कौन सा समस्या? तो उस समस्या को बताने के लिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहूंगा एक मूवी का जिसका नाम था धड़क, जो कि एक मराठी मूवी सैराट का रीमेक था। जैसा कि आप सबों ने शायद मूवी देखा ही होगा, जिसमें कि एक बड़ा ही परी कथा सा स्टोरी चलता है। लड़के और लड़की का रोमांटिक लाइफ चल रहा होता है, ख्वाबों का दुनिया लग रहा होता है। धीरे धीरे प्यार का परवान और भी चढ़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गंभीरता दिखने लगता है। मूवी में समस्या थोड़ा पेचीदा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि इत्तेफाकन लड़के का जाति लड़की के जाति से सो कॉल्ड निम्न कुल का था। लड़की के माँ बाप को ये रास नहीं आया कि उसकी बच्ची किसी लोअर कास्ट के लड़के के साथ किसी भी तरह का संबंध रखे। अब क्या था, प्यार का परवान चढ़ रखा था। जैसा कि कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, लड़की लड़की भाग जाते हैं और भाग कर जाते हैं बंगाल। मैं यहाँ पर आपको मूवी की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एक रेफरेंस देना चाह रहा हूँ कि भागकर जब बंगाल चले जाते हैं, वहां पर अच्छा सा अपना काम कुछ शुरू करते हैं। कुछ समय बाद उन दोनों का एक बच्चा भी हो जाता है प्यारा सा। धीरे धीरे किसी तरीके से लड़की के माँ बाप को ये बात पता चलता है। वो पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, लड़के लड़की और उस बच्चे से। उस बच्चे को देख के, लड़के लड़की को खुश देखकर उनके माँ बाप को खुशी नहीं हुआ, उल्टा उस बच्चे को और उसके पिता को छत से, बालकनी से फेंक दिया जाता है। और बड़ा ही दर्दनाक सा मंजर सामने में दिखता है। और वहां पर सभी दर्शकों का, जो कि मूवी देख रहे होते हैं, दिमाग सुन पड़ जाता है कि ये क्या है। तो रियल लाइफ में भी घटना कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि यहाँ पर लड़की के माँ बाप उस लड़के को मार करके अपना सो कॉल्ड इज्जत बचाना चाह रहे थे। तो ये जो इज्जत है, जो जाति के नाम पे है, ये आखिरकार आया कहां से? ये धारणा, ये विचार। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और जानना होगा कि ये जाति शब्द कहां से आया। क्योंकि पहले हमें जानना होगा ये जाति शब्द क्या है, कहां से आया, तब हम लोग को ये पता चलेगा कि उसके पीछे इस जाति शब्द के कारण जो ये इतना बड़ा जंजाल या बवाल हो रखा है आज के सोसाइटी में, कि आप अपनी मर्जी से विवाह भी नहीं कर सकते, और अगर किसी अन्य जाति के लड़के लड़की के साथ कर लेते हैं तो वो और भी बड़ा, समझिए, समस्या बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो आज हम सभी उसी समस्या के जड़ को ढूंढने का कोशिश करेंगे इतिहास के पन्नों में। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जीएस पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वैदिक एज। अब आप पूछोगे कि भाई आपने तो बोला अभी कि ये जो समाज में ऑनर किलिंग चल रहा है, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, उसका मैं कारण बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ। तो वैदिक एज कहाँ से आ गया, वैदिक काल कैसे आ गया फिर? तो सब्र रखो, बताता हूँ। देखो, ऐसा है कि वैदिक काल के बारे में अगर कहा जाए तो अभी तक के सोसाइटी का, अभी तक के समाज का सबसे बेहतरीन, सबसे स्वर्णिम पन्नों का वो काल रहा है। क्योंकि वैदिक काल में हर वो व्यवस्था, लगभग में कहा जाए तो हर एक वो व्यवस्था था, हर एक उस तरह का सिस्टम था जो वर्तमान में कोई भी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति किसी समाज की अगर कल्पना करता है तो वो जिन जिन चीजों को चाहेगा, लगभग में वो सारी चीजें वैदिक काल में हमें देखने को मिलती है। तब सवाल आता कि इतना अच्छा व्यवस्था अगर था वैदिक काल, तब फिर वर्ण व्यवस्था या जातिवाद, कास्टिज्म का रिलेशन वैदिक काल से कैसे जुड़ता है? तो उसी सवाल के जवाब को आज हम सभी इस लेसन में जानने का कोशिश करेंगे। तो अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अमित कुमार है। आप मुझे अनअकैडमी पे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे इस कोड अमित फॉर जीएसपी का यूज कर लें, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी मूवी में थे धड़क, और उसका ये सीन आप सबों को शायद याद ही होगा कि किस तरह से बालकोनी से बच्चे को और उसके पिता को फेंक दिया जाता है, और इस हत्या को करके इस लड़की के माँ बाप अपने गौरव को बचा रहे थे।
ना जाने वो कौन सा गौरव है, जाति के आधार पर मिलने वाला जो गौरव कह सकते हैं, उसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके के साथ मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगा कि ये 2018 का रिपोर्ट है जो कहता है कि भारत में 2018 में 218 ऑनर किलिंग का केस दर्ज किया गया, जिसमें अंतरजातीय विवाह की वजह से लड़के तो कहीं पे लड़की के माँ बाप ने अपने बच्चों को मार दिया। जब माँ बाप अपने बच्चे को मार देते हैं तो उसे ऑनर किलिंग कहा कहते हैं, लेकिन ये गलत कहते हैं, तो उसे कहना चाहिए डिसऑनर किलिंग। तो ये जो ऑनर किलिंग का रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये 218 वैसे केस है जो दर्ज किए गए, लेकिन इसके अलावा ना जाने कितने अनगिनत केस ऐसे होंगे जो कि कोर्ट तक, थाने तक पहुंचे ही नहीं, जो दर्ज नहीं हो पाए, क्योंकि हम सबों को पता है कि भारत में केस या एफआईआर कितना आसानी से दर्ज होता है ना। तो ये सरकारी आंकड़ा बोलता है 218, इसके अलावा ना जाने कितने हो रखे होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप लेवल पर है जहां पर सबसे अधिक ऑनर किलिंग किया गया है। तो देखते हैं कि इस ऑनर किलिंग जो कि कास्ट बैरियर के आधार पर हो रहा है, इसका संबंध कैसे वैदिक काल से जुड़ता है। तो देखते हैं वैदिक काल। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो मैप आपको दिख रहा है, इसमें ये जो कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, अंग, मगध, ये सभी उत्तर वैदिक काल के महाजनपद है। 16 महाजनपदों का ये टोटल मैप है। हमें देखना है कि ये 16 महाजनपद के पहले क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता हमने देख रखा है, उसके बाद इतिहास कुछ समय के लिए मौन हो जाता है, फिर एकाएक कहीं से भारत में आर्यंस आते हैं और वो वेदों का स्थापना करते हैं, वैदिक काल का स्थापना करते हैं, जिनमें से दुनिया में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है इंसानों के, वो 4 इसी काल के दिखते हैं। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया, बाकी जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल में यानी ऋग्वेदिक काल के बाद वाले काल में लिखा गया। यहां देखते हैं कि वैदिक काल को मूल्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अपना होता है ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी इसे कह सकते हैं, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं या बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। और दूसरा अपना होता है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये जो वेद हैं, ऋग्वेद या उत्तर वैदिक काल क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद लिखे गए थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन ऋग्वेदिक काल में केवल एक ही वेद, वो है ऋग्वेद, जो कि लिखा गया था। देखो वेद जो है स्टार्टिंग में जो होते थे वो ओरल होते थे, मौखिक, इसी कारण से उसको श्रुति कहते थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उसे लिखना शुरू किया, इसलिए स्मृति कहलाया। देखो श्रुति एक्चुअली में क्या है, टीचर्स जो होते थे, गुरु जो होते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को बोल बोल कर याद कराया करते थे, तो वो जो बोलकर याद कराते थे वेदों को, वो श्रुति कहला गया। बाद में कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा कि हमें इन चीजों को, इन सभी स्मृतियों को, इन सभी यादों को लिख लेना चाहिए जो कि टीचर्स ने हमें याद कराया है, कहीं वो लुप्त ना हो जाए, तो लिखना शुरू किए, जिस वजह से वो स्मृति कहलाया, क्योंकि स्मरण याददाश्त के आधार पर लिखे। ठीक है, तो ये हो गया श्रुति और स्मृति। स्टार्टिंग में श्रुति था वेद, बाद में स्मृति बना। लेकिन सवाल आता है ये लिखे कौन, ये गढ़े कौन, ये कहानी बताए कौन, वेद के बारे में जिक्र कौन किए सबसे पहले, तो वो थे आर्य। आर्य कौन थे? जो आर्य वो थे जो कि हिंदी यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। अब सवाल आता आर्य एक्चुअली थे कौन, तो वो मध्य एशिया से भारत को आए थे, कुछ लोग थे, जनजातीय लोग थे, ट्राइबल लोग थे, ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते थे। वो मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से, यहां से, इस एरिया से निकल करके इंडिया को आए, जैसा कि आप सामने मैप में देख रहे हो। साइबेरिया वाले रीजन से वो निकले और 6 रूट में उनका जर्नी बढ़ता आगे। कुछ इंडिया की तरफ आए, कुछ ईरान, कुछ कह सकते हैं ग्रीस की तरफ, कुछ इटली की तरफ, जर्मनी की तरफ, इस तरीके से चारों तरफ फैलते गए। जब इंडिया की तरफ इंटर करते हैं तो इधर नॉर्थ की तरफ से, सिंधु की तरफ से वो इंटर किए, और स्टार्टिंग में तो सिंधु किनारे बसे, लेकिन धीरे धीरे वो गंगा के मैदानों में भी फैलने लगे। ये सभी थे आर्यंस। भारत में किस तरीके से फैले, तो देखो इधर से आए, इंडस के बगल में इंटर किए, भारत में इस तरह से फैलना शुरू करते हैं। साउथ की तरफ भी गए बहुत सारे। एक्चुअली में आज जितने भी लोग हमें भारत में दिखते हैं, नॉर्थ इंडियंस खासकर, अधिकतर नॉर्थ इंडियंस आर्यंस के ही वंशज हैं। हम सभी आर्यंस के ही वंशज हैं। मूल निवासी यहाँ के कौन है? द्रविडियंस यानी साउथ इंडियन, और यहाँ के ट्राइबल लोग। तो आर्यंस जब निकले थे
मध्य एशिया से, तो दो रूट में उनका जर्नी डाइवर्ट हुआ। पहले कुछ यूरोप की तरफ गए और कुछ एशिया की तरफ आए। जो एशिया की तरफ गए वो भी दो रूट में बटे, इंडियन, ईरानी, यूरोप वाले, साउथ यूरोपियन, नॉर्थ यूरोपियन। और हमें किसे डिस्कस करना है यहाँ पर, तो वो आर्यंस जो इंडिया को आए, ठीक है, वो आर्यंस जो इंडिया को एंटर किए हैं, तो हम सभी उसे देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमें जानकारी कैसे मिलता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतिहास के मेनली दो स्रोत होते हैं, एक लिटरली या दूसरा आर्कियोलॉजिकल। तो लिटरली सोर्सेस तो वेद हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं लिटरली सोर्सेस को, जिसमें सबसे पहले आएगा क्या, ऋग वेद। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग वेद, जो कि मानव जाति के द्वारा लिखा गया या रचना किया गया सबसे पहला ग्रंथ है, जिसमें इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण और सभी देवताओं की स्तुति यानी पूजा पाठ करने का तरीका लिखा हुआ है। लेकिन यहां देखते हैं ये जो वेद का लैंग्वेज है, ये वैदिक संस्कृत बोल सकते हैं या हिंदी यूरोपीय परिवार की भाषा बोल सकते हैं। और इस ऋग्वेद का जो कह सकते हैं ठाउट है, विचार है, वो अवेस्ता से बहुत मिलता है। अवेस्ता क्या है, जिसे भारत में ऋग्वेद लिखा गया, ईरान में अवेस्ता लिखा गया। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि दोनों तो आर्यंस के द्वारा लिखा गया, और आर्यंस चूंकि एक ही जगह से बिलोंग करते थे, एक ही जगह से उठ के आए थे, तो उनके जो विचार थे मिलते थे। इसी कारण से इंडिया के आर्यंस ने जो लिखा ऋग्वेद और ईरान के आर्यंस ने जो लिखा अवेस्ता, दोनों के विचार एक जैसे देखने को मिलते हैं। और जानकारी के कुछ पुरातात्विक स्रोत ये सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं और क्या, तो देखो ऋग्वेद क्या है समझना। ऋग्वेद वो पहला वेद है जो इंसानों के द्वारा इसका रचना किया गया, लिखा गया, जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त। मंडल यानी यूनिट्स बोल सकते हैं, चैप्टर बोल सकते हैं। उस चैप्टर वो जो 1028 सूक्त है यानी श्लोक है, 10 मंडल में बटा हुआ है। और इसी ऋग्वेद से हमें तार जुड़ता हुआ दिखता है कास्ट व्यवस्था का। कैसे, तो देखते हैं, समझो जरा सा। देखो है क्या, ऋग्वेद के 10वें मंडल, जैसे 10 मंडल है, जो 10वां मंडल है 10th डिवीजन में एक श्लोक है जिसे हम लोग कहते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त में लिखा है क्या कि उस विराट पुरुष के मुख से, माउथ से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से यानी थाई से वैश्य और चरणों से शूद्रों का सृजन हुआ है। ठीक है, ये एक सिंपल बात लिखा हुआ था, लेकिन इसका मिस इंटरप्रिटेशन होने लगा और वही गड़बड़ हो गया। देखो यहां पर मीनिंग क्या निकलता कि उस विराट पुरुष मतलब, जस्ट ए मिनट, हाँ, विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या है ऋग्वेदिक काल के अनुसार, पूजा अर्चना करना, शिक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना, यानी सारा काम उनका मुख से होता है। इसलिए माउथ का कंपैरिजन किया गया, ब्रह्मा के मुख से कंपैरिजन किया गया ब्राह्मणों का। उस तरह से क्षत्रियों का काम क्या था, युद्ध लड़ना, योद्धा थे, तो उनके लिए बाजू में, आर्म में बल होना जरूरी है, इसलिए कहा गया भुजाओं से क्षत्रिय, और कंपेयर किया गया ब्रह्मा के भुजाओं से। उस तरीके से हम लोग देखते हैं। तीसरा हमें देखने को मिलता है क्या, वैश्य, जिसके बारे में कहा गया कि थाई से, जांघों से सृजित हुए हैं ब्रह्मा के। क्यों, क्योंकि जो वैश्य हैं उस वक्त मेनली क्या करते थे, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए। उस वक्त बैल का, हल का इस्तेमाल वैसा नहीं हो रहा था जिसा बाद के समय में देखा जाने लगा। लोग खुद हल को लेकर के खींचते थे और खेत की कुड़ाई करते थे। ठीक है, जिसके लिए थाई में बल होना जरूरी है, इसलिए कहा गया जांघों से वैश्यों का सृजन हुआ है। और शूद्रों का काम था दूर दूर तक जाकर के लोगों का सेवा करना, जैसे नाई या साफ सफाई करने वाले, तो इसलिए उन्हें चलना होता था पैदल बहुत, इसलिए कहा गया कि ब्रह्मा के चरणों से शूद्रों का सृजन हुआ है। ये कॉन्सेप्ट था, ये यानी कि कर्म आधारित था, जो जिस काम को किया उस काम को कहलाया। शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण भी वैश्य बन सकते थे। इस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के घर में जन्म लिया हो, वो किसी भी वर्ण के कार्य को कर सकता था, उस वर्ण का कहला सकता था। लेकिन कुछ समय बाद इसमें चेंजेस हो गया
और इसे जन्म मूलक कर दिया गया। कैसे किया गया तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो देखते हैं ऋग्वेद कब लिखा गया, यानी इसका रचना किया गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लमसम में, जिसमें दूसरा से लेकर 7वां मंडल गोत्र मंडल कहलाता है, जो कि प्राचीन मंडल है, क्योंकि सबसे पहले यही नहीं सबों को लिखा गया, बाद में बाकी के मंडलों को लिखा गया। तो हम लोग गोत्र भी समझेंगे, प्राचीन कैसे वो भी समझेंगे। पहले देखते हैं कि ऋग्वेद में है क्या, देवी देवताओं के पूजा अर्चना के बारे में लिखा हुआ, स्तुति के बारे में लिखा हुआ। 3 महत्वपूर्ण देवता कौन कौन, इंद्र, अग्नि और सोम, इन तीनों का जिक्र मिलता है। अब देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि ये दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन क्यों है और इन्हें गोत्र मंडल क्यों कहा जाता है। तो देखो प्राचीन इसलिए क्योंकि पहले सेकेंड से लेकर के 7वें मंडल तक लिखा गया, बाद में पहला 8वां और 9वां लिखा गया, ठीक है, इसलिए प्राचीन। अब सवाल आता गोत्र क्या है, तो समझना वर्तमान में पंडित जी जो भी बोले अलग बात है, लेकिन जो हिस्ट्री कहता है वो ये है कि अब जब लोग आए सिंधु किनारे बस गए, ठीक है, उस वक्त सबसे बड़ा करेंसी क्या था, गाय। जहां पर गाय बंधा रहता था लोगों का, वो एरिया मेनली गोत्र कहलाया है। कैसे, तो देखो गाय मतलब गोधन होता था। अब यहाँ पर मान लो कि 10 लोग रह रहे हैं, 10 में से कुछ लोग जो है आगे निकल गए, आगे बढ़े। क्यों आगे बढ़े, क्योंकि पहले क्या होता था, ऋग्वेदिक काल में खेती के लिए जंगल को जलाया जाता था, उसी में खेती किया जाता था। अब एक ना एक समय उस मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगा, फिर उन्हें आगे बढ़ना होगा। तो मूव करते करते गंगा तक मान लो पहुंच गए 2 लोग, ठीक है। यहाँ पर पहले से 2 लोग और रह रहे थे, मिला के हो गए कितने, 4। ये जो 2 थे इनसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो, तो बोलेंगे कि हाँ फलना जगह से आए हैं। मान लो इस जगह का नाम है एक्स जगह से आए हैं। अब जब ये 2 लोग इस एक्स जगह से मूव करके वाई को पहुंचे, तो ऐसा नहीं ना कि अपना सारा संपत्ति लेके आएंगे, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ऐसा नहीं ना सारा संपत्ति ले जाते हैं, कुछ खर्चे के लिए कुछ पैसे लेके जाते हैं। तो वैसे ही ये कुछ गायों को लेके गए, क्योंकि सारा गाय जो था वो तो एक्स नामक जगह पर है बंधा हुआ, जहां पर उनका गोधन रखा हुआ कह सकते हैं, ठीक है, और उसको संपत्ति मतलब गोधन होता था। तो ये 2 लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो गोधन है ये एक्स नामक स्थान पर है, ठीक है, और जहां पर लोगों का गोधन यानी गायें बंधी होती थी, उस जगह के नाम को गोत्र कहा जाता था। इसी कारण से आपको देखने को मिलता होगा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबों में आपको बहुत सारे लोगों में गोत्र कॉमन मिलेगा। जैसे एक गोत्र मान लो आप कश्यप, ठीक है, ये कश्यप जो है आपको ब्राह्मण में भी मिलेंगे, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, सब में। उस तरह से मान लो भारद्वाज, ये भी चारों में मिलेंगे। तो हर एक गोत्र का व्यक्ति हर एक वर्ण में देखने को मिलता है, क्योंकि ये 10 लोग जो रह रहे थे एक ही गोत्र के कहलाए, 10 का अलग अलग कार्य और कार्य के अनुसार वर्ण विभाजित, जाति विभाजित था उस वक्त। क्लियर समझे गोत्र क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये मंडलों का नाम है और उनसे रिलेटेड ऋषियों का नाम है जिन्होंने इस मंडल को लिखा। रचना किया वो नहीं, रचना करने वाले कौन थे नहीं पता चला, वेदों का रचना किसने किया है, लेकिन वेदों को उन जो श्रुति में वेद था उसे स्मृति के तौर पर लिखने का जो काम किए उन ऋषियों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि ये सब कुछ पुरातात्विक स्रोत हो जाते हैं, ये बस याद करने वाला पॉइंट है, इसे याद कर लेना। आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार कहां तक फैले हुए थे। तो देखो मेनली सप्त सिंधु क्षेत्र में ये आर्यंस फैले भारत आकर के। सप्त सिंधु क्षेत्र यानी सिंधु की 7 नदियों वाली क्षेत्र, जहां पर सिंधु और उसके अलावा बाकी 7 नदियां जो उससे जुड़ती हो वो बहती थी। सिंधु, सरस्वती, सुताद्री, विपाशा, जो कि व्यास आजकल कहलाती है, ये सारा पुराना नाम और वर्तमान नाम दोनों लिखा हुआ है। ये कुल मिला के कहा जाए तो आधुनिक पंजाब यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाकर के जो पंजाब होता है वो पंजाब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं आर्यंस इस रूट से आए, सिंधु के पास रहे, फिर धीरे धीरे फैले। अब देखो यहाँ पर इन सबों के लिए चूंकि सिंधु के पास पहले रुके थे तो सिंधु क्या हो गया सबसे इंपॉर्टेंट नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन हो गया सिंधु, जिसका बहुत बार जिक्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, लेकिन गंगा का मात्र 1 बार और यमुना का 3 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा कुल 25 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिल रहा है। अगला देखते हैं सरस्वती। सरस्वती ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये वो सरस्वती का बात यहाँ पर नहीं हो रहा जो आजकल इलाहाबाद में कहलाती। ये सरस्वती, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली सरस्वती है ना,
ये जो सरस्वती नदी है सबसे पवित्र नदी कहलाती थी ऋग्वेदिक काल में। क्यों? जैसे आज हम लोग देखते हैं गंगा, वैसे उस वक्त थी सरस्वती। इसे नदी तमा, देवी तमा, माते तमा भी कहा जाता था। नदी तमा नदियों में श्रेष्ठ, देवी तमा देवी के समान, माते तमा यानी माँ के समान माना जाता था सरस्वती को उस वक्त। उसके अलावा और क्या क्या है तो देखो, सप्त सिंधु क्षेत्र में जो वर्तमान पंजाब हम लोग देखते हैं वो पूरा इलाका गिना जाएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुछ एरिया, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे चीज आएंगे। इसके अलावा ब्रह्मवर्त बड़ा फेमस रहा है। ब्रह्मवर्त क्या है? इसके लिए दो कॉन्सेप्ट है। ऋग्वेद बोलता है पहला तो सभ्यता का केंद्र था, लेकिन यहाँ पर मनुस्मृति क्या बोलता है कि ब्रह्मवर्त सरस्वती और दृष्टद्युति नदी का के बीच का इलाका था। लेकिन ऋग्वेद या बाकी अन्य साक्ष्य बोलते हैं कि सतलज और यमुना नदी के बीच का एरिया ब्रह्मवर्त कहलाता था। उसी तरीके से एक था ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना दोआब। अब देखो ये ब्रह्मवर्त हो या ब्रह्मर्षि हो, मेनली दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है ना। दोआब जो होगा वो उपजाऊ होगा, दो नदियों के बीच होने की वजह से। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं ये, ठीक है। तो इस कारण से वो फेमस था, दो नदियों के बीच है, उपजाऊ है, अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आकर बसना चाहेंगे। बसने की वजह से ये क्या बनेगा? केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट बनेगा इस सभ्यता का, ठीक है। इसके अलावा ये टोटल कह सकते हैं एरिया था ऋग्वेदिक काल का। नॉर्थ में हम लोग देख रहे हैं तुर्कमेनिस्तान से लेकर के साउथ में अरावली, ईस्ट में हिमालय तिब्बत से लेकर के वेस्ट में अफगानिस्तान तक ऋग्वेद वैदिक काल का एरिया फैला हुआ था, जिसमें आर्यंस रह रहे थे। आगे देखते हैं आर्यों का। देखो मूल निवास स्थान के नाम पर बहुत अधिक विवाद हो रखा है, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है जो कि आपको एग्जाम में पास कराएगा वो यही है जो कि मैक्स मुलर ने कहा है, मध्य एशिया। बाकी जो भी कहें वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही क्या है? मैक्स मुलर का जो विचार था कि आर्यंस मध्य एशिया से आए हैं, और इसे ही सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है आर्यंस के मूल निवास स्थान को लेकर के। आगे हम लोग देखते हैं इस समाज में और क्या था। तो देखो ये जो समाज था ऋग्वेदिक काल का जो समाज था वो कबीलाई समाज था। लोग कबीला में समूह, छोटे छोटे समूह में रहते थे। जन्म मूलक, जन्म के आधार पर परिवार वाले मान लेते थे मेरा है और मेरा परिवार का है, और उसी पर अधिक उनका ध्यान कॉन्सेंट्रेट रहता था। पुत्र पुत्री के लिए अलग शब्द, लेकिन बाकी रिलेशन में जितने भी लोग होते थे उनके लिए नृप शब्द का इस्तेमाल होता था। नृप सबसे बेसिक इकाई है समाज का परिवार। परिवार के समूह से ग्राम यानी गांव, विलेज, विलेज के समूह से विस यानी कह सकते हैं आप टाउन, और टाउन के समूह से जन, जन यानी डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो। समाज क्या था? पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान समाज था, पिता प्रधान समाज। जैसे हमें दिखा सिंधु घाटी सभ्यता महिला प्रधान समाज था, मातृसत्तात्मक था, लेकिन वैदिक एज पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक है। जॉइंट फैमिली मैटर करता था, और बेटे का जन्म हो गया तो उसे शुभ माना जाता था। यानी थोड़ा बहुत लड़के लड़की का भेदभाव था, लेकिन कुछ खास नहीं था, क्योंकि महिलाओं को भी एक अच्छा सम्मान प्राप्त था, शिक्षा का अधिकार था, सभा में भाग लेती थी। सभा जैसे आज पार्लियामेंट है वैसे उस वक्त सभा समिति, विदत, ये सभी हुआ करता था। पुत्री को इतना वैल्यू था, उसे दो हित्री कहा जाता था, दो लोगों का हित करने वाली। जब तक पिता के घर में रही पिता का हित, जब पति के घर में गई पति का हित। विवाह वयस्क होने पर होता था, बहुत अच्छा व्यवस्था। विधवा विवाह होता था जिसे नियोग कहा जाता था। बाल विवाह नहीं होता था, और इंटरकास्ट मैरिज हो रहा था। ऋग्वेदिक काल तक कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत तो इसके बाद शुरू होगा। और बहुत, जैसे आज ड्रॉवरी देखते हैं, दहेज, वैसे ही बहुत था, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था। लड़की के शादी के वक्त उसके माँ बाप डॉवरी या बोल सकते हैं गिफ्ट के रूप में देते थे। गिफ्ट इच्छा हुआ दिए, नहीं इच्छा हुआ नहीं दिए, जितना इच्छा हुआ उतना दिए। बाद में अलग बात है सोसाइटी ने उसे कंपलसरी पेपर बना दिया, जो कि कभी ऑप्शनल होता था। दूसरा हम लोग देखते हैं अन्य वर्ग, और कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा दास, दस्यु, पन्नी। दास वैश्य वो आर्यंस जो पहले आए थे, कुछ आर्यंस पहले आ गए, कुछ बाद में आए। जो बाद में आए आर्यंस थे वो पहले वाले आर्यंस को अपना गुलाम बना लिए, तो दास कहला गए। दस्यु जो यहाँ के मूल निवासी थे, काले रंग के थे, जो कि वर्तमान में द्रविडियंस या ट्राइबल्स लोग जो हो जाते हैं वो दस्यु। लिंग पूजक, शिवलिंग का पूजा करते थे। पन्नी चरवाहे लोग होते थे, जानवर चराने वाले। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है ये दो कारण, दो चीज बताता है। एक तो कलर, रंग लोगों का, और दूसरा उसका काम धंधा, व्यवसाय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो स्टार्टिंग के तीन वर्ण थे।
सबसे प्रचलित। सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। आर्यन शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते थे, कपड़ा पहनते थे। नॉर्मली मरने के बाद मृतकों को अग्नि में जला दिया जाता था, जिसे आज हिंदू धर्म में हमें देखने को मिलता है। लेकिन बाद में कहीं कहीं पर देखा गया कि दफनाया भी जाता था। इसके अलावा हम लोग देखते थे कास्ट सिस्टम जो है, ये देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4, जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, चरणों से शूद्रों का सृजन हुआ है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है ये आर्य कहते हैं। आर्यों ने ही अपने आप को काम के आधार पर 3 भागों में बांटा था। लेकिन जो शूद्र थे एक्चुअली में वो अनार्य, यहाँ के लोकल लोग जो थे वो थे। और कहा जाता था ये जो आर्य है उनका दोबारा जन्म होता है। अगर ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ, गलत कुछ काम किया, अगला जो जन्म होगा क्षत्रिय के रूप में होगा, कुछ ज्यादा गलत किया वैश्य के रूप में, बहुत ज्यादा गलत किया शूद्र के रूप में। लेकिन शूद्रों का दोबारा जन्म नहीं होगा। वो ऐसा नियम बना दिए थे समाज में, कहानी फैला रखे थे गलत टाइप का कि शूद्र मतलब आखिरी जन्म वो सजा भोगने के लिए होता है, जो कि अपने पूर्व जन्म में आप किए हो। तो इस तरह से कुछ थोड़ा थोड़ा हमें एसेंस दिखता है कि कास्ट बैरियर शुरू हो रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं भौगोलिक विस्तार के बारे में कि जब आर्यंस भारत आए तो भारत में यहाँ के जो अनार्य लोग थे, यहाँ के नन आर्यंस थे, यहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने इनका विरोध किया कि भाई साहब कहाँ से आए हो। अब उस कारण से हुआ युद्ध। युद्ध में आर्यंस ने इंद्र को बुलाया। इंद्र आर्यंस में से एक श्रेष्ठ पहलवान व्यक्ति थे जिन्होंने दुर्ग तोड़ना शुरू किया, किलों को तोड़ना शुरू किया। दुर्ग तोड़ने वाला ये कहलाया। इसके बाद देखते हैं आर्यंस के पास क्या था, अश्वचलित रथ, यानी घोड़े से चलने वाला रथ, जिसकी वजह से आर्यंस युद्ध जीतते गए और फैलते गए भारत में। 5 कबीले में आर्यंस आए थे भारत में, द्रोह, यदु, तदसर्वु, अनु, पुरु। और इन 5 कबीलों पर कंट्रोल करने वाले 2 लोग थे, भरत और त्रित्सु। इसी भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा अपने देश का। इनके एक पुरोहित भी थे जिनका नाम था वशिष्ठ, जो दोनों को समर्थन दिया करते थे। कबीलाई लोग थे। लेकिन हाँ, जो लोग जितने लोग थे वो जन या कबीले में जो विभाजित थे, हर कबीले का या हर जन का एक प्रमुख होता था जिसे गोप कहते थे। ठीक है, अगला देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था में क्या। तो समाज का सबसे छोटा इकाई क्या, गांव, ग्राम। ठीक है, ग्राम के समूह से, ग्राम के हेड को क्या कहेंगे, ग्रामनी। ग्राम के समूह से बनेगा विश्व, यानी शहर बोल सकते हैं, जिसका प्रमुख विश्वपति। विश्व के समूह से जन, जन का प्रमुख राजन, जो कि ऋग्वेदिक काल का सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। इसमें एक सलाहकार पुरोहित भी होते थे, जैसे 2 थे, वशिष्ठ रूढ़िवादी विचारधारा था इनका, और दूसरा विश्वामित्र जो कि उदारवादी विचारधारा फॉलो करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, वंशानुगत राजतंत्र था कहीं कहीं पर, लेकिन कहीं कहीं पर डेमोक्रेसी भी था, निर्वाचन प्रणाली था, रिपब्लिकन सिस्टम था। लेकिन एक चीज तो था हर जगह पूरे ऋग्वेदिक काल में, क्या कि जो आर्यंस थे, जो भी उनके रूलर होते थे, राजा होते थे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए 4 संस्था था। और इन चारों को कॉमन वर्ड में आप बोल सकते हैं वर्तमान का पार्लियामेंट, ये संसद कहला सकता है। सभा, विधत, समितिगण, ये सभी डिसाइड करते थे कि राजा क्या करेगा क्या नहीं। यानी राजा अपने डिसीजन के लिए स्वतंत्र नहीं था, राजा वही करता था जो उसे सभा, समिति, विधत, गण बोला करते थे। इन्हीं चारों के मेजोरिटी के अनुसार जो आया विचार है, उसी विचार को राजा फॉलो करता था। दूसरा, सभा समिति हम लोग देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण संस्था, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उसी टाइप से कुछ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका वैल्यू कम हो गया, राजा का वैल्यू बढ़ गया। इसी कारण से उत्तर वैदिक काल के अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। दूसरा, सभा में मेनली बूढ़े लोग रहते थे और समिति में साधारण लोग। यानी सभा में जो बूढ़े लोग थे वो श्रेष्ठ या अभिजात या अमीर लोग होते थे। यानी सभा समझ लो राजाओं का या राजा के फैमिली वालों का ये था, यानी राजसभा बोल सकते हैं आप। और जो समिति था ये लोकसभा बोल सकते हैं, ये लोगों का था, आम लोगों का सभा। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, विदत, जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। बलि, कर को उस वक्त बलि कहा जाता था, जो कि ऑप्शनल था, इच्छा हुआ तो दिए, नहीं इच्छा हुआ तो नहीं दिए। फिर ये सभी और भी कुछ व्यवस्था होते थे। न्याय के लिए कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इतना पता चलता न्याय जो था वर्ण आधारित था, यानी हर एक वर्ण के लिए अलग अलग नियम व्यवस्था हुआ करता था न्याय के लिए। दूसरा हम लोग देखते हैं सेना अस्थायी था, जब जरूरत पड़ा राजा को
अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, रक्षा करने के लिए, तो गांव के लोगों को बुला लेते थे, सभी मिलकर युद्ध लड़ते थे। दूसरा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं कि कहीं कहीं पे राजा चुनाव के माध्यम से आता था, कहीं कहीं पर वंशानुगत भी हुआ करता था। फिर ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पद थे राजाओं के ऋग्वेदिक काल के समय। कौन कौन से पद थे, तो ये देखो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट है, कौन कौन से उस वक्त पोस्ट थे ऑफिशियल और उनका क्या काम था। ये पूरा डिटेल्स में, जिसे आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके वीडियो। आगे देखते हैं आर्थिक व्यवस्था क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज खेती और पशुपालन। पशुपालन में भी सबसे इंपॉर्टेंट गाय। गाय को के आधार पर, गाय की संख्या के आधार पर किसी व्यक्ति का कह सकते हैं उसका लेवल देखा जाता था, कितना अमीर है कितना गरीब है, इतना इंपॉर्टेंट होता था। यानी वर्तमान में किसी के प्रॉपर्टी को आप मेजरमेंट करोगे तो उसके प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस इस आधार पे करोगे, लेकिन उस वक्त गाय का संख्या गिना जाता था, इसलिए इसे ना मारे जाने योग्य पशु कहा गया। जो सबसे धनी व्यक्ति, वो अमीर नहीं कहलाता था, गोमत कहलाता था उस वक्त। गोमत मतलब सबसे अमीर व्यक्ति, यानी सबसे अधिक जिसके पास गाय है। गविष्ठी, गाय खो जाने पर वो खोज करता था, और गाय का कोई हत्या न कर दे इसकी रक्षा के लिए गोपति नामक एक कर्मचारी हुआ करता था, या अधिकारी बोल सकते हैं, हुआ करता था। दूसरा देखते हैं, ऋग्वेद के चौथे मंडल में खेती के सारे नियम व्यवस्था के बारे में लिखा पड़ा है। दूसरा देखते हैं, जौ का खेती हो रहा था उस वक्त, जिसे उस वक्त यव कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। फिर लोग वर्षा पर निर्भर होते थे, मौसम के बारे में उन्हें जानकारी था, ऋतुओं की भी जानकारी था। भूमि पर सामुदायिक नियंत्रण, यानी पूरे समाज का नियंत्रण, यानी समाजवादी व्यवस्था। चूंकि खेती जो होगा सबों को मिलेगा, इसी कारण से भूमि पर पूरे समाज का नियंत्रण हुआ करता था। शिल्पकारों को भी अच्छा व्यवस्था मिला हुआ था। लोहे से इंट्रोडक्शन नहीं था लोगों को, क्योंकि लोहा आएगा पोस्ट वैदिक एरा में, और ये जो लोहा होगा ये समाज में एक रिवोल्यूशन लाएगा। कब आएगा ये? पोस्ट वैदिक एज में। और लोहा जो है सोसाइटी में एक रिवोल्यूशन ला देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा बिजनेस कैसे चल रहा था? बार्टर सिस्टम से। समाज, समान के बदले समान, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक्सचेंज पॉलिसी, सिंपल समझो। ये सब कुछ व्यापारिक संगठन है। आगे देखते हैं और हमें पता चलता है क्या कि लोगों का जो विचार था वो पूरे समाज के लिए था, यानी पूजा पाठ जो करते थे पूरे समाज के लिए, ऐसा नहीं कि केवल अपने लिए कर रहे हैं। अध्यात्म पर विश्वास था। ऋग्वेद में टोटल 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्र, युद्ध और वर्षा का देवता, अग्नि, और तीसरा वरुण। यहां हम लोग देखते हैं इन सभी देवताओं, जो 33 करोड़ देवी देवता थे, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के देवता, आकाश या वायु स्थल के देवता, द्व्युआकाशिनी अंतरिक्ष के देवता। इसके अलावा भी कुछ देवी देवता थे, और जो जो इंपॉर्टेंट है उन देवी देवताओं का नाम है यहाँ पर, और ये उनका क्या स्थिति था, मतलब वो मेनली किस लिए पूजे जाते थे वो सभी। जैसे यमराज, जैसे हम लोग बोलते हैं मृत्यु के देवता। सावित्री, प्रकाश की देवी, जैसे सूर्य है, तो कहा जाता है ऋग्वेदिक काल में कि सावित्री सूर्य को लेकर आती थी धरती पर प्रकाश देने के लिए, इसी कारण से सावित्री प्रकाश की देवी कहलाई। तो ये सभी देवी देवताओं का नाम है, ये उनका स्थिति है, तो इसे आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चला कि किस तरीके से जो कास्ट बैरियर है वो स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? तो वो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल में पुरुष सूक्त लिखा हुआ है वहीं पर से। लेकिन ये समाज के अच्छाई के लिए था, ये केवल और केवल काम के आधार पर था, वर्क के आधार पर था, कर्म आधारित। लेकिन वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था इतना जटिल और जन्म आधारित कैसे बना, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसका नाम होगा पोस्ट वैदिक एज। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, जो कि ऋग्वेदिक काल के, वो भी आखिरी चैप्टर 10वें मंडल में सबसे बाद में जो लिखा गया था, उसे जन्म आधारित कैसे बना दिया गया। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमें नेक्स्ट लेसन में मिलेगा। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट लेसन में। उसके अलावा आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो लिंक है अनअकैडमी का, इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे बाकी बहुत सारे लेसन्स को वहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं लाइव भी। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, जहाँ पर आप हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर लें। इसके अलावा आप जीमेल में हमें ईमेल करना चाहें तो इस ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हैं। बाकी हमारा वेबसाइट और अदर इन्फॉर्मेशन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सबों से अपने नेक्स्ट लेसन में, जो कि होगा पोस्ट वैदिक एरा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।